दर्शकों, बड़ी खबर क्रिकेट और राजनीति से जुड़ी हुई है। टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एशिया कप से मिलने वाली पूरी मैच फीस भारतीय सशस्त्र बलों और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को दान करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन इस फैसले के साथ ही सियासत भी गर्मा गई है। दर्शकों, सबसे पहले आपको बता दें कि भारत ने एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से मात दी। जीत के तुरंत बाद सूर्य कुमार यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैंने इस टूर्नामेंट से मिलने वाली पूरी मैच फीस हमारे सशस्त्र बलों और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को दान करने का फैसला किया है। आप हमेशा मेरे दिल और ख्यालों में रहते हैं। जय हिंद। ऐसे में दर्शकों, आपको ये भी जानकारी दे कि T20 प्रारूप में भारतीय खिलाड़ियों को प्रति मैच 4 लाख रुपए मिलते हैं। यानी 7 मुकाबलों के हिसाब से सूर्य कुमार यादव को कुल 28 लाख रुपए मिलने हैं और अब ये पूरी राशि सेना और शहीदों के परिवारों तक जाएगी। लेकिन यह मामला यहीं तक सीमित नहीं रहा। दरअसल एशिया कप के पहले मैच में ही आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने सूर्य कुमार यादव को चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर हिम्मत है तो क्रिकेट से कमाए गए पैसों को आतंकवादी हमलों में शहीद हुए जवानों की विधवाओं को दान करे। अब जब सूर्य कुमार ने यह कदम उठाया तो बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेर लिया है। बता दें कि बीजेपी नेता अजय आलोक ने सौरभ भारद्वाज का पुराना वीडियो शेयर किया जिसमें वह सूर्य कुमार यादव को चुनौती देते दिख रहे हैं। इसके साथ ही अजय आलोक ने लिखा है, अगर तुम्हारी औकात है सौरभ बाबू तो अपना 1 महीने का वेतन दान करके दिखाओ। भारतीय कप्तान ने तो दिखा दिया। ऐसे में दर्शकों, अब मैदान से निकलकर मामला सीधे सियासी अखाड़े में पहुंच चुका है। एक और है टीम इंडिया के कप्तान जिन्होंने बिना किसी शर्त के अपनी मेहनत की कमाई देश के नाम कर दी, और दूसरी ओर है राजनीतिक दलों के नेता जो अब इसे एक दूसरे पर वार करने का हथियार बना रहे हैं। बता दें कि फाइनल से पहले भी सूर्य कुमार यादव का बयान चर्चा में रहा था। जब भारत ने पाकिस्तान को हराया तब उन्होंने जीत भारतीय सशस्त्र बलों और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को समर्पित कर दी थी। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC में शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि सूर्य कुमार राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। तो वही ICC ने इस मामले को गंभीरता से लिया और सूर्य कुमार पर उनकी उस दिन की मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया। साथ ही चेतावनी दी कि भविष्य में मैदान पर या मैच के तुरंत बाद ऐसे राजनीतिक बयान देने से बचे। तो वही दर्शकों, इसके बावजूद भी सूर्य कुमार यादव पीछे नहीं हटे। उन्होंने फाइनल के बाद न सिर्फ दोबारा सेना और शहीदों के परिवारों का जिक्र किया बल्कि अपनी पूरी फीस दान करके यह साबित कर दिया कि उनका इरादा साफ है। ऐसे में इस पूरे प्रकरण में एक और पहलू भी अहम है। एशिया कप के दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से परहेज किया। यह फैसला टीम इंडिया ने सामूहिक रूप से लिया था जो पाकिस्तान को नागवार गुजरा। इसी का असर है कि खेल से ज़्यादा अब सियासत और विवाद की चर्चा हो रही है। ऐसे में दर्शकों, अब सवाल ये है कि क्या खिलाड़ियों को ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर बोलना चाहिए? क्या देशभक्ति जताने का मैदान यही है या फिर खेल और राजनीति को अलग रखना ही बेहतर है? हालांकि फैंस की भावनाएं कुछ और कह रही है। सोशल मीडिया पर लोग सूर्य कुमार यादव के इस फैसले की जमकर तारीफ कर रहे हैं। उन्हें रियल हीरो और देश का सच्चा कप्तान कहा जा रहा है। ऐसे में दर्शकों, साफ है कि एक और ICC की पाबंदी और राजनीतिक घमासान और दूसरी ओर जनता की तालियां। सूर्य कुमार यादव ने भले ही बल्ले से पाकिस्तान को मात दी, लेकिन मैदान के बाहर भी वह एक बड़ा संदेश देकर निकले हैं। फिलहाल सबकी निगाहें इस पर है कि आम आदमी पार्टी और खासकर सौरभ भारद्वाज इस चुनौती पर क्या जवाब देंगे। क्या वे भी अपना वेतन दान करेंगे या फिर यह बहस महज बयानबाजी तक सीमित रह जाएगी? तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MDR न्यूज। बड़ी खबर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सामने आई है। भारत की सैन्य ताकत और पाकिस्तान को दिए गए करारे जवाब पर अब सियासत गर्म हो गई है। दरअसल कांग्रेस नेता अजय राय ने इस पूरे ऑपरेशन पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, जबकि बीजेपी ने इन आरोपों को सेना का मनोबल गिराने की कोशिश बताया है। दर्शकों, जानकारी दी कि कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने शुक्रवार 3 अक्टूबर को बयान दिया। उनका कहना है कि CDS कुछ और बोलते हैं,
सेना प्रमुख कुछ और कहते हैं। बार बार सफाई देने की नौबत क्यों आ रही है? अजय राय का सीधा आरोप है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अलग अलग बयानों से यह साबित होता है कि मामला पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। अजय राय ने यह भी कहा है कि देश का हर नागरिक सैनिकों का सम्मान करता है। सैनिक भारत माता की सेवा में अपना जीवन दांव पर लगाते हैं, लेकिन जब सरकार और सेना के वरिष्ठ अधिकारी अलग अलग बयान दे तो शक होना स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री को खुद आकर देश को सच्चाई बतानी चाहिए। तो वही दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि इससे पहले वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 4 से 5 फाइटर जेट मार गिराए। यह पाकिस्तान के वायुसेना के लिए बड़ा झटका था और भारत की रणनीति का सबूत भी। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि जब इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है तो फिर सरकार और सेना के आला अधिकारी एक सुर में क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो वही उधर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साफ चेतावनी दी है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने संयम दिखाया, लेकिन अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और आतंकवाद को समर्थन जारी रखा तो अगली बार और भी कड़ा जवाब मिलेगा। सेना प्रमुख का यह बयान पाकिस्तान के लिए सीधी चेतावनी है। उन्होंने कहा है कि भारत ने जिम्मेदारी दिखाई है, लेकिन यह संयम हमेशा नहीं रहेगा। ऐसे में दर्शकों, अब बात करते हैं राजनीति की। कांग्रेस के सवालों का जवाब देते हुए बीजेपी नेता और प्रवक्ता टॉम वडक्कन ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर दुनिया के सबसे सफल अभियानों में से एक था। इनमें पाकिस्तान को इतना नुकसान हुआ है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि भागे कहाँ। कांग्रेस सेना पर सवाल उठाकर उसका मनोबल गिरा रही है। इसके साथ ही टॉम वडक्कन ने यहाँ तक कह दिया है कि कांग्रेस नेता कोलंबिया से मिले आदेशों के आधार पर बयान दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त राहुल गांधी कोलंबिया दौरे पर है। उनका कहना है कि कांग्रेस देश की सेना पर भरोसा करने के बजाय विदेशी जमीन से आए निर्देशों का पालन कर रही है। ऐसे में अब बड़ा सवाल यही है कि ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, उस पर सियासत क्यों हो रही है। कांग्रेस के नेता सरकार से पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं, जबकि बीजेपी कह रही है कि विपक्ष सेना की वीरता पर सवाल खड़ा कर रहा है। इस बीच आम लोगों में चर्चा ये है कि आखिरकार कांग्रेस किस आधार पर शक जता रही है। क्या उन्हें सेना पर भरोसा नहीं है या फिर यह सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश है। जनता की राय साफ है। सोशल मीडिया पर ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि सेना पर सवाल खड़े करना गलत है। अगर सेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख ने ऑपरेशन की सफलता की पुष्टि की है तो उसे चुनौती देना जवानों के मनोबल को ठेस पहुंचाना है। यानी दर्शकों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई नहीं, बल्कि अब भारत के भीतर भी राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है। एक तरफ कांग्रेस सरकार और सेना से स्पष्ट जवाब मांग रही है, वही बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि वह दुश्मन को खुश करने के लिए बयानबाजी कर रही है। ऐसे में कुल मिलाकर इस वक्त सबसे अहम सवाल यही है, क्या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सियासत देश की एकजुटता को कमजोर कर रही है या फिर विपक्ष का संदेह वाकई में सरकार के लिए चुनौती बनता जा रहा है। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। दर्शकों, शुरुआत करते हैं आज की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर से, जिसका सीधा असर भारत की दवा इंडस्ट्री और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया को चौंकाते हुए नया टैरिफ बम गिरा दिया है। 1 अक्टूबर 2025 से ब्रांडेड और पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा और इसी को लेकर भारत में भी राजनीतिक हलचल मच गई है। दर्शकों, जानकारी दे कि शिवसेना उद्धव गुट की नेता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस फैसले पर तीखा व्यंग किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है, उठो अनारकली, एक और ट्रंप टैरिफ आ गया है। उनका यह व्यंग न केवल अमेरिकी नेता की ओर इशारा था, बल्कि सीधे तौर पर केंद्र सरकार को भी निशाना बनाने का प्रयास था। बता दें कि प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि मोदी सरकार को वैश्विक चुनौतियों के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए था। उनके इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त बहस छिड़ गई है। कुछ लोगों ने उनकी राय का समर्थन किया तो कई यूजर्स ने चिंता जताई कि इस टैरिफ का असर भारत की दवा इंडस्ट्री और खासकर जेनेरिक निर्यात पर पड़ेगा। दर्शकों, अब आपको बताते हैं कि ट्रंप के इस टैरिफ फैसले की असली कहानी।
ट्रम्प प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जो भी फार्मा कंपनी अमेरिका में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रही है या फिर निर्माण की प्रक्रिया में है, उस पर यह टैरिफ लागू नहीं होगा। यानी सीधा सीधा दबाव कि कंपनियां अमेरिका में निवेश करें ताकि वहां की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले और अमेरिकी बजट घाटा कम हो। ऐसे में दर्शकों, भारत पर इसका असर कितना गहरा है इसे समझना बेहद जरूरी है। बता दें कि भारत अमेरिका को करीब 30 से 35% फार्मा निर्यात करता है। आंकड़ों के मुताबिक यह निर्यात लगभग 30 अरब डॉलर का है। ऐसे में अगर 100% टैरिफ लग जाता है तो कंपनियों की लागत और मुनाफा दोनों पर सीधा प्रहार होगा। बड़ी दवा कंपनियां जैसे सनाफार्म, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन और बायोकॉन, इन सब का कारोबार अमेरिका पर काफ़ी हद तक निर्भर है। भले ही यह टैरिफ ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं पर है, लेकिन भारतीय कंपनियां अमेरिका में ब्रांडेड फॉर्मुलेशन और कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स भी निर्यात करती है। ऐसे में उन्हें झटका लगना तय है। इसी घोषणा के बाद भारतीय शेयर बाजार ने भी नकारात्मक प्रतिक्रिया दी। फार्मा सेक्टर के कई शेयर लुढ़क गए। सन फार्मा और सिप्ला जैसे दिग्गजों के शेयर लगभग 4% तक गिर गए। केवल भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी हलचल मची। जॉनसन एंड जॉनसन, एली लिली और मर्क जैसी अमेरिकी कंपनियों के शेयरों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिला। ऐसे में दर्शकों, अब बात करें राजनीति की, तो प्रियंका चतुर्वेदी का यह बयान कहीं न कहीं सरकार की विदेश नीति और व्यापारिक रणनीति पर सवाल खड़े करता है। उनका कहना है कि केवल घरेलू राजनीति में व्यस्त रहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि दुनिया की बदलती आर्थिक नीतियों के लिए भी तैयार रहना होगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से अभी इस पर सीधा बयान तो नहीं आया है, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि अगर भारत जल्द कोई रणनीतिक कदम नहीं उठाता तो फार्मा निर्यात में बड़ी गिरावट आ सकती है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी पहले भी कई बार भारत समेत कई देशों के लिए मुश्किलें खड़ी कर चुकी है और अब एक बार फिर वही स्थिति बनती दिख रही है। सवाल ये भी है कि भारत इस चुनौती से कैसे निपटेगा। क्या भारतीय कंपनियां अमेरिका में निवेश बढ़ाकर वहां प्लांट स्थापित करेगी या फिर भारत सरकार अमेरिका से बातचीत कर इस टैरिफ के प्रभाव को कम करने का प्रयास करेगी। जो भी हो, यह साफ है कि आने वाले महीनों में भारत की फार्मा इंडस्ट्री को भी अपनी रणनीति बदलनी ही होगी। तो दर्शकों, एक तरफ प्रियंका चतुर्वेदी जैसे नेता इस मुद्दे पर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उद्योग जगत की निगाहें केंद्र की अगली चाल पर टिकी है, क्योंकि दवा इंडस्ट्री भारत की अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ है और करोड़ों लोगों की रोजी रोटी इससे जुड़ी है। फिलहाल ट्रंप का यह टैरिफ धमाका भारत समेत पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया है और इसका असर न सिर्फ दवा कंपनियों पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी देखने को मिलेगा। यानी आने वाले दिनों में दवा के दाम से लेकर विदेशी निवेश तक सब कुछ इस फैसले की मार झेल सकता है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MDR न्यूज़। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों से पहले कानून व्यवस्था पर बेहद सख्त रुख अपनाते हुए संदेश साफ दिया है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार देर रात राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस बैठक के दौरान उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि कानून तोड़ने वालों और अशांति फैलाने वालों पर ऐसी कार्रवाई होगी कि वे दोबारा ऐसी हरकत करने की हिम्मत तक नहीं कर पाएंगे। बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दशहरा बुराई और आतंक के दहन का पर्व है और इसी संदेश के साथ सरकार राज्य में अराजकता फैलाने वालों को कुचलने का काम करेगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए कि उपद्रवियों के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज की जाए और हिंसा के मास्टरमाइंड की पहचान कर उनकी संपत्ति तक की जांच हो। उन्होंने अपराधियों के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति दोहराते हुए कहा है कि हर नागरिक की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दर्शकों, आपको जानकारी दें कि मुख्यमंत्री ने न केवल कानून व्यवस्था पर ही बल्कि राज्य के विकास के विजन पर भी अपना रोड मैप साझा किया। उन्होंने प्रदेश के करीब 57,000 ग्राम प्रधानों और सदस्यों से वर्चुअल संवाद किया और विकसित यूपी 2047 विजन पर भी चर्चा की। बता दें कि सीएम योगी ने कहा है कि जब ग्राम पंचायत विकसित होगी तब क्षेत्र पंचायत विकसित होगी, जब जिला पंचायत मजबूत होगी तब प्रदेश भी विकसित होगा और देश भी विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। तो वही उन्होंने याद दिलाया कि 13 और 14 अगस्त को विधानसभा सत्र के दौरान लगातार 26 से 27 घंटे तक विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश विषय पर मंथन हुआ था। मुख्यमंत्री ने ये तक बताया कि कई ग्राम पंचायतें अभी से ही
इस विजन को जमीन पर उतारने की शुरुआत कर चुकी है। ऐसे में दर्शकों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की आर्थिक प्रगति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि 2016-17 में उत्तर प्रदेश की कुल आय यानी जीएसडीपी करीब 12,75,000 करोड़ रुपए थी। उस समय यूपी की अर्थव्यवस्था देश में 7वें-8वें नंबर पर आती थी। प्रति व्यक्ति आय मात्र 43,000 रुपए थी, लेकिन बीते 8 वर्षों में यह तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक यूपी की जीएसडीपी 35 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। यह उपलब्धि न सिर्फ उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा दिखाती है, बल्कि पूरे देश की आर्थिक ताकत को भी मजबूत करती है। दर्शकों, बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह दोहरा संदेश बेहद अहम है। एक और उन्होंने त्योहारों के मौके पर उपद्रवियों को चेताया और कानून व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई। वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक विकास की नई सोच और योजनाओं को भी साझा किया। स्पष्ट है कि सरकार का फोकस एक तरफ शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने पर है, तो दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को गति देने पर। तो दर्शकों, त्योहारों के मौसम में सुरक्षा का कड़ा संदेश आम जनता के भरोसे को मजबूत करता है। वहीं ग्राम पंचायतों से जुड़ी योजनाओं और विजन 2047 का खाका यह दर्शाता है कि यूपी अब केवल राजनीतिक चर्चाओं तक सीमित नहीं, बल्कि विकास की ठोस योजनाओं पर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री का यह बयान साफ करता है कि आने वाले समय में कानून व्यवस्था और विकास दोनों ही मोर्चे पर प्रदेश सरकार सख्ती और गंभीरता से काम करने के लिए तैयार है। फिलहाल त्योहारों के इस मौसम में सरकार की नज़र उपद्रवियों पर है और जनता को भरोसा दिलाया गया है कि किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। तो दोस्तों, यूपी की जनता अब इंतजार कर रही है एक सुरक्षित, समृद्ध और विकसित उत्तर प्रदेश का। आप देख रहे हैं MDR न्यूज़। खबरों का सिलसिला यही थमता नहीं है, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।